मुझे अकेले को ही अपने कंधे पर ढोना पड़ता था। अब थोड़ा शेयर करने के लिए विकास चौधरी थोड़ा तैयार हो गए हैं, तो थोड़ा अभी बोझा जो है कम हो गया है। तो उस संदर्भ में ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के संदर्भ में केवल एक बात कहकर मैं मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर बात करूंगा, क्योंकि उस मुद्दे पर लगभग सारी बातें आ गई है। केवल एक छोड़कर एक बात रह गई है, वो बहुत अहम है कि हम लोग जब अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ओबीसी के जो लोग हैं, जो भी मांगे करते हैं, आंदोलन करते हैं, वो बातें ब्राह्मण मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो मानने का मतलब है ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाना। तो वो मानने वाले ही नहीं है। जब ब्राह्मण ओबीसी की कोई बात मानते ही नहीं है और मानने वाले भी नहीं है आने वाले समय में, तो उपाय क्या है? क्योंकि निर्णय जब हम ब्राह्मणों को मांगते हैं तो निर्णय लेने का अधिकार ब्राह्मणों के पास है, तो वो हमारे ओबीसी के फेवर में निर्णय नहीं करते हैं। तो इसको थोड़ा सा रणनीति के दृष्टि से थोड़ा चेंज करना चाहिए। ओबीसी के लोगों को मेरी सलाह है, थोड़ा चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? अभी ओबीसी के लोगों को ये कहना होगा कि हमारे पुरखों का जो धर्म था वो धर्म तो ब्राह्मण धर्म नहीं था, हम ब्राह्मण धर्मी लोग तो नहीं है। और इस बात का बहुत बड़ा सबूत तो जो वारकरी आंदोलन है महाराष्ट्र में, उसमें तो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इस दृष्टि से ओबीसी या वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य है, वो जो लोग हैं शूद्र चौथे वर्ण के, उन सभी लोगों का धर्म जो है वो ब्राह्मणों का धर्म नहीं है। दूसरी एक बात है, जब हमने पूना में एक बड़ा कार्यक्रम लगाया था और उस बड़े कार्यक्रम में मैंने ये कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू नहीं है, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, कुणबी मराठा हिंदू नहीं है। ये बात उधर पुलिस कमिश्नर का जो मैदान है वहाँ पर मैंने कहा था। तो उसके 1.5 महीने के बाद सरसंघ चालक मोहन भागवत ने पूना में मेरी सवाल का जवाब देने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम किया था, और उस कार्यक्रम में ये कहा था कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। ये सारी रिकॉर्डेड बातें, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूँ, कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। तो मैंने मेरठ में मोहन भागवत को ये पूछा था कि जब तुम भारत के ही नहीं हो तो तुम्हारी संस्कृति और हमारी संस्कृति एक कैसे है? तो सांस्कृतिक दृष्टि से हम हिंदू नहीं है। नवभारत टाइम्स नाम का अखबार दिल्ली से निकलता है, उसमें आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी, जिसे सरकार्यवाह कहा जाता है, उसके नाम पर एक उसका भाषण छप कर आया फ्रंट पेज में, लेफ्ट साइड में वो भाषण छप कर आया था। उसमें वो क्या कह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत माइक्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। वो क्या कह रहे थे, भैया जी जोशी अभी भी वही है, वो कह रहा था कि हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्मी हो, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हिंदू हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप हिंदू धर्मी हो, हम केवल ये कह रहे हैं कि आप हिंदू हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप हिंदू धर्मी हो। अब ये माइक्रो बात साधारण लोगों को समझ में तो आती है नहीं, क्योंकि जब गिनती करते हैं तो हिंदू धर्मी गिनती करते हैं, तो क्योंकि हिंदू मानने की वजह से जाल में फंसा देते हैं कि आपने, तो फिर उसका माइक्रो लेवल पर जब विश्लेषण जाते हैं कि भाई फिर हिंदू किस आधार पर कहते हो, तो कहा कि ये तो
क्षेत्रीयता से बना हुआ शब्द है, सिंधु से हिंदू। वो बताते, ब्राह्मण लोग बताते कि सिंधु से हिंदू, तो ये तो क्षेत्रीय शब्द है, यानी इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। तो दूसरा इसका एक और अर्थ निकलता है कि हम थोड़ी देर के लिए बहस के लिए स्वीकार कर ले, मान ले कि हम क्षेत्रीय तौर पर हिंदू है, तो इससे भी यही मतलब निकलता है कि हम लोग ब्राह्मण धर्मी नहीं है। अगर आप ब्राह्मणों की चालाकी सीखो थोड़ा, ब्राह्मण जैसे खेलते हैं ना शब्दों के साथ में, तो उसी तरह से जब वो बोलते हैं कि नहीं क्षेत्रीय तौर पर आप हिंदू हो, तो हम उसका इंटरप्रिटेशन करें और ठीक है क्षेत्रीय तौर पर हिंदू है, इसका मतलब है ब्राह्मण धर्मी नहीं है, इसका मतलब है ब्राह्मण धर्मी नहीं है। तो ब्राह्मण धर्मी नहीं है तो फिर हमारे पुरखों का धर्म क्या था? तो हमारे पुरखों का धर्म जो है वो या तो जैनिज्म में हमारे लोग थे और ज्यादा संख्या में बुद्धिस्ट लोग थे। और महाराष्ट्र के स्थापना के बारे में जो राजवाड़े जो बहुत बड़ा हिस्टोरियन है वो कहता है कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। तो नाग लोगों ने महाराष्ट्र की स्थापना की, तो महाराष्ट्र की स्थापना करने वाले नाग लोग है, तो ये कुंबी लोग नाग है, मराठा लोग नाग है, या महाराष्ट्र की जितनी जातियां है वो सारी की सारी नाग से निकली हुई जातियां है। और ये सारे नाग जो है, ये सारे नाग जो लोग हैं ये छत्रपति थे। छत्रपति शब्द जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आया, वो नाग लोग छत्रपति थे। छत्रपति का मतलब है छत्र धारण करने वाले। छत्र धारण करने का क्या अर्थ है? छत्र धारण करने का अर्थ है कि किसी चीज को संरक्षण देने वाले लोग। तो ये नाग लोगों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। इसका मतलब है कि हमारे लोगों का, खास तौर पर महाराष्ट्र का और सारे देश का बहुसंख्यांक लोगों का जो धर्म था, पुरखों का हमारा धर्म था, वो बुद्धिस्ट था। तो यदि ब्राह्मण लोगों को आप मांग करते हो और वो लोग आपकी बात मानते नहीं हैं, क्यों नहीं मानते? क्योंकि निर्णय करने का अधिकार उनके पास है। तो मैं ओबीसी के लोगों को, संगठना चलाने वाले लोगों को, नेतृत्व करने वाले लोगों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि निर्णय करने का अधिकार तुम अपने हाथ में ले लो। क्योंकि जब आप मांग करते हो ब्राह्मणों को, तो निर्णय करने का अधिकार ब्राह्मण के पास है। अगर ओबीसी के लोग निर्णय करने का अधिकार अपने हाथ में रखते हैं और निर्णय करते हैं कि फला फला तारीख को हमारे पुरखों का धर्म हम स्वीकार कर रहे हैं, हम धर्मांतर भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए कि हम धर्मांतर भी नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग अनपढ़ थे, हम लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, इसलिए हमको पता ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है। अब हम पढ़े लिखे हो गए हैं और हम लोगों को बहुत सारे सबूत मिल गए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल गया है, और उसके आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि हमारे पुरखों का धर्म जो था फला फला बुद्धिस्ट धर्म था। तो हम लोग अभी फला फला तारीख को लाखों की संख्या में अयोध्या में इकट्ठा होकर 1 लाख लोग जो है पुरखों का धर्म स्वीकार करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। कहां करेंगे? अयोध्या में। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या में ही हमारे पुरखों का धर्म जो है हम लोग स्वीकार करेंगे। तो 1935 को येवला में बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर की घोषणा की थी। तो धर्मांतर की घोषणा करने के बाद में सारे देश भर में चर्चा हुई। जो लोग कभी उसके बारे में बोलते नहीं थे, तो वो जो सारे चुप लोग थे वो सब लोग बोलना शुरू कर दिए। सावरकर समेत बहुत बड़े बड़े उस्ताद लोग जो है, गांधी जी को भी बोलना पड़ा था। तो उनको सब लोगों को बोलना पड़ा। तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ा जोल्ट लगाने की, बहुत बड़ा जोल्ट देने की, बहुत बड़ा धक्का देने की जरूरत है। और वो धक्का ओबीसी के लोगों की तरफ से होना चाहिए।
मैं ओबीसी को इसलिए ये कह रहा हूं कि जैसा 35 में बाबा साहब आम्बेडकर ने एवला में धर्मांतर की घोषणा की, मैं ओबीसी को ये नहीं कह रहा हूं कि धर्मांतर करो, वो ये कहे कि हम तो केवल धर्म स्वीकार कर रहे हैं, कल तक मालूम नहीं था, अभी केवल मालूम हो गया है, हमारे पुरखों का धर्म ये है। अब ब्राह्मण और आरएसएस के लोग भी कह रहे हैं हम हिंदू धर्मी नहीं है, हम हिंदू है। तो उसमें भी हमें पता नहीं चल रहा था कि हमारा धर्म क्या है, मगर अभी हमको मालूम हो गया है। अब हमारे पुरखों का धर्म फला फला था और वो हम फला तारीख को वो भी अयोध्या में जाके स्वीकार कर रहे हैं। जैसे नागपुर में बाबा साहब आम्बेडकर ने एक जमीन लिया और वहाँ कार्यक्रम किया, वैसी कोई जमीन, वैसे बहुत सारे ओबीसी के लोगों के पास जमीन तो है ही वहाँ, और आपका गांव भी उधर ही है। तो और सारे देश भर से ओबीसी के लोग ऐसा ऐलान करें कि अब हम लोग हमारे पुरखों का धर्मांतर नहीं कर रहे, पुरखों का धर्म स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदत्त सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई थी, उसके बाद मनुस्मृति लागू की गई, उसके बाद पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसकी वजह से हमें मालूम नहीं चला, 2-3 हजार साल तक, अभी मालूम हो गया। तो ऐसी घोषणा अगर ओबीसी के, संगठित ओबीसी के लोगों के तरफ से की जाए, तो जिस मुद्दों पर ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, उस मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया निर्माण होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में, क्योंकि ये दूसरी रणनीति है, रणनीति के बारे में भी मैं बता रहा हूं कि जब आप डिमांड करते हो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करना, तो फैसला करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास है। यहां पर रणनीति अलग है, यहां फैसला करने का अधिकार उनके हाथ में नहीं है, या फैसला करने का अधिकार ही हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में फैसला है तो हम फैसला कर ले, और अगर ऐसा फैसला कर ले, और वो फैसला करने के लिए एक बहुत खास बात आधार बता रहा हूं कि हम धर्मांतर ना करें, धर्म स्वीकार करें। नई रणनीति की बात बता रहा हूं, और उसको सारे हिस्टोरिकल सारे सबूत है। तो यदि ऐसी रणनीति पर ओबीसी काम करना शुरू कर देता है, तो जो इस्टेब्लिश फोर्सेस है, खासतौर पर ब्राह्मण है, उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि इससे क्या होगा, वो ओबीसी अगर खिसक गया, जैसे गांव देहात में, मैं तो देहात का रहने वाला हूं, देहात में पहले पुराने ज़माने में कोई अनाज वगैरह रखने के लिए उतरण होती थी, उसको उतरण बोलते थे। गांव देहात में घर के अंदर बड़ा सा मटका लाते थे और उस मटके में कोई अन्न वगैरह रखते थे, फिर उसके ऊपर एक छोटा और मटका रखते थे। बड़ा मटका एकदम नीचे जो होता था ना, एकदम बड़ा ऐसा, उसके ऊपर उससे छोटा मटका रखते थे, फिर उसके ऊपर और एक छोटा मटका रखते थे, और ऊपर ऐसे थोड़ा सा ऐसा, ये ब्राह्मण जो है ना थोड़ा सा ही है वो तो संख्या में, सबसे ऊपर ऐसा बहुत गाड़गा बोलते थे उसको। हाँ, मैं देहाती आदमी हूं इसलिए हमारे घर में वो था, इसलिए घर का ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो सबसे ऊपर वो बैठा हुआ है, वो ये वाला, वो सबसे सर के ऊपर बैठा हुआ है, और सबसे बड़ा जो 52% ओबीसी है वो सबसे नीचे है, और सबका बोझ जो है वो गधे की तरह वो ढो रहा है नीचे, सबका बोझ ढो रहा है गधे की तरह, जैसे गधा जो है बोझा ढोता है, तो वो ढो रहा है। तो वो जो बोझा ढोता है, तो अगर उसको खिसका दो, ऐसा उसको खिसका दो नीचे, जो ओबीसी का बड़ा 52% का मटका है उसको खिसका दो, तो उसके ऊपर जो 3 मटके जो रखे हुए हैं उसका क्या हाल होगा। जो सबसे ऊपर है मटका गाड़गा, वो सबसे छोटा, वो सबसे ऊपर है, वो जितना ज़्यादा ऊपर होगा, वो जितना ऊपर से नीचे गिरेगा उतना ज़्यादा हड्डी पसली टूट ज़्यादा जो है वो उसकी होगी। ज़्यादा ऊपर से गिरेगा, जितना ज़्यादा ऊपर से गिरेगा उतना ज़्यादा टुकड़ा जो है उसके शरीर का होगा। क्योंकि ब्राह्मण धर्म का जो प्राण है
वो ओबीसी के अंदर है। जैसे हम लोग पुरानी कथा कहानियों में सुनते थे कि ये राजा का प्राण वो पंछी के पोपट के इसमें है, वो ऐसा ये करो तो वो पोपट नहीं मरता है, वो राजा मरता है। उसी तरह से अगर ये ओबीसी में ब्राह्मण धर्म का प्राण है, उस पर उसके आधार पर जीवित है। अगर वो खिसक गया तो उसका प्राण ही हरण हो जाएगा। मगर इससे जागरण का एक बहुत बड़ा मंथन जो है शुरू होगा ओबीसी के अंदर। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा हजम करने के लिए बहुत मुश्किल है ओबीसी को, कि धर्मांतर करो। ओबीसी को धर्मांतर करने की जो बात है वो थोड़ा ज़्यादा हाजमा जो है, इसके लिए बहुत बड़ा हाजमा लगेगा। वो हाजमा करने की ज़रूरत नहीं है या है नहीं है। तो इसलिए ये दूसरी रणनीति है और इसके हिस्टोरिकल सबूत है कि ओबीसी के लोगों को ये कहना चाहिए कि हम लोग धर्मांतर नहीं कर रहे, हम धर्म स्वीकार कर रहे हैं, और वो भी हमारे बाप दादा का, पुरखों का। तो इससे बहुत बड़ा जोल्ट लगेगा और देश भर में एक नई चर्चा शुरू होगी और टू कॉल अटेंशन ओबीसी के तरफ सारे देश का ध्यान बटेगा, ध्यान आकर्षित होगा और चर्चा शुरू होगी, दूसरे तरीके की चर्चा शुरू होगी। अच्छा, जब आप बुद्धिज्म को स्वीकार करोगे अपने बाप दादा का, तो नहीं इनको पेट्रोल डॉलर आ रहा है, ये भी साला लागू नहीं होता। पेट्रोल डॉलर इनको आ रहा है इसलिए ये इस्लाम की बजाय बुद्धिज्म में जा रहे हैं, वो मामला उधर लागू नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं पाटिल? पेट्रोल डॉलर आ रहा है तो क्रिश्चियनिटी में भी नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए उनके पास में अमेरिका से डॉलर आ रहा है, ये आरोप भी वहां लगने वाला नहीं है। बल्कि दादा महाराज, नामदेव महाराज के अभंगों में बुद्ध का सब संतों के अभंग में है, सबके सब है। मेरे पास 18 एविडेंस है, 18 संतों। ओ, वो तो फिर तो ज्यादा ही हो गया है, मेरे पास वो नहीं है, आना पड़ेगा आपके पास में। डॉक्यूमेंट्री बातें हैं ये सारी। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा, ये सारी बातें सामने आना बहुत जरूरी है और नई बातें हैं। अच्छा, ये धर्म स्वीकार करने का जो अभियान है उससे ओबीसी के स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे रहता है। मगर जो लोग विमर्श का मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा नेशनल लेवल पर विमर्श का मुद्दा ही बनने नहीं दे रहे, इस वजह से ओबीसी का मुद्दा, विमर्श का, चर्चा का मुद्दा नेशनल लेवल पर बन जाएगा और फिर एक संगठित शक्ति के आधार पर देश भर में इसकी चर्चा चलाते रहो। तो इसका थोड़ा दूसरी तरीके का असर पड़ेगा। एक तो ये केवल एक ही मुद्दा मैं कहना चाहता था, दूसरी रणनीति है ये। अभी मैं जो मराठा आरक्षण वाला जो मुद्दा है उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। इसमें कौन सी बात कहना चाहता हूँ, उसमें बहुत सारी बातें हैं। एक पहले नंबर की बात तो ये है जो अभी इंदुरकर महाराज ने कही कि पंजाबराव देशमुख के द्वारा महाराष्ट्र में एक शब्द अंग्रेजी में कहा जाता है डीएमके, देशमुख, डी फॉर देशमुख, एम फॉर मराठा, के फॉर कुणबी। ये तीन ही लोग एक ही है, देशमुख, मराठा, कुणबी एक ही है। मगर देशमुख सबसे ऊपर माने जाते हैं। देशमुख जो है, अन्ना हजारे देशमुख है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, अन्ना हजारे देशमुख है। तो पंजाबराव देशमुख बैरिस्टर थे, और मगर वो बहुत पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, और बैरिस्टर होने की वजह से उनको ये बात समझ में आती थी, कानूनी बात समझ में आती थी, और कानूनी बात समझ में आने की वजह से उन्होंने क्या किया कि परभनी के लोगों को जाकर, जो अपने को मराठा लिख रहे थे, कह रहे थे, उनको कहा कि आप कुणबी लिखो। उनकी बात उन्होंने नहीं मानी।
नहीं मानी तो परिणाम जो है जो हुआ वो अभी हमारे सामने है। जब मंडल कमीशन का मामला आया तो मंडल कमीशन का मामला आने के बाद मराठा को उन्होंने एक्सक्लूड किया, इंक्लूड करने के बजाय ओबीसी में इंक्लूड करने के बजाय उनको उन्होंने एक्सक्लूड किया है, यानी बाहर रखा। मराठा को ओबीसी मानने से इनकार कर दिया। एक्चुअली ये क्या है, ये सब पॉलिटिकल डिसीजंस थे जो शासक वर्ग है उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ये सारा प्लान बनाया। बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं बहुत सारी बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें ही बताना चाहता हूँ। तो वो एक्सक्लूड कर दिया, मतलब मंडल में ओबीसी में शामिल नहीं किया मराठा होने की वजह से। मराठा शब्द का इतिहास कितना लंबा है, मराठा शब्द जो है वो कितना पुराना है। तो ज्योतिराव फुले ने एक किताब लिखी, उस किताब में एक संदर्भ है, सातारा जिले से एक कुनबी आदमी पूना में उनको मिलने के लिए आता है। ज्योतिराव फुले पूना के नहीं है, ओरिजिनल सातारा के। आने के बाद ज्योतिराव फुले उनको पूछते हैं तुम्हें कौन, कहा कि मराठा समझा। तो ज्योतिराव फुले कहते हैं मराठी बोलने वाला हर आदमी मराठा होता है, ऐसा कहने से बोध नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। फिर कहते हैं तुम्हें कौन, आप कौन हैं, तो फिर वो ओरिजिनल पाता है, वो जो मराठा कहने वाला आदमी है, क्योंकि उसको भी मालूम है, ज्योतिराव को भी मालूम है, उसके मुंह से ही वो निकालते हैं, कहा नहीं कुनबी। तो मूलतः जो कुनबी से मराठा हो गया, मराठा से देशमुख हो गया, एक ही है। और इसकी वजह से मराठा और ओबीसी जो सत्यशोधक आंदोलन में एक ही थे, एक जगह मिलकर लड़ रहे थे, बहुत ही होशियारी से इनको उन्होंने अलग किया, तोड़ा। और तोड़ने के बाद अभी क्या स्थिति है आज के तारीख की? आज के तारीख की ये स्थिति है, ओबीसी कहता है नहीं, अभी ओबीसी में उनको शामिल करने के हम विरोधी है। जो लोग एक होकर लड़ रहे थे वो ओबीसी कहते कि नहीं, हम लोग ओबीसी के अंदर मराठा लोगों को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ब्राह्मणों ने बहुत प्लान बनाकर, योजना बनाकर ये काम किया, और ब्राह्मणों ने ही प्लान बनाकर मराठा शब्द को प्रमोट किया। मराठा जो शब्द है वो जो रामदास स्वामी है उसके अभंगों में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री आता है, मराठा तितुका मेड़वावा महाराष्ट्र धर्म वाड़वावा। तो मराठा शब्द जो है वो जो संभाजी वो जो अपना स्वामी रामदास स्वामी उनके लिटरेचर में, उसके अभंगों में आता है। अगर हम लोग ये देखें तो इससे आधार बनाकर ब्राह्मणों ने कुनबी जाति, खास तौर पर वो कुनबी जो कुनबी सत्यशोधक आंदोलन में लीड कर रहा था, उसको उन्होंने ओबीसी से तोड़ा। क्योंकि आज जो आंदोलन कर रहे, जो मराठा पश्चिम महाराष्ट्र का अगर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो जो लगभग 100% जो मराठा है वो 100% कुनबी से मराठा हो गए, वो पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ। वो विदर्भ में नहीं हुआ,
तो ये योजना बनाकर, प्लान बनाकर ऐसा किया गया, और इसकी वजह से ये प्लान था, योजना था, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये बहुत बहुसंख्य कम्युनिटी बनती है और इसका पॉलिटिकल इक्वेशन पर, राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ता है और राजनीति के नियंत्रण में मराठा आ जाता है यदि वो ओबीसी के साथ रहेगा। 31% से सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाई जा सकती है और महाराष्ट्र में इनकी संख्या 35 से लेकर 40% तक होती है। तो इस वजह से ये तोड़फोड़ करने का काम ब्राह्मणों ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से किया और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपग्रेडेशन की फीलिंग डेवलप किया। अपग्रेडेशन यानी उनके अंदर जाति के अहंकार की भावनाओं को बढ़ाने का काम किया। और ये प्रमोशन यशवंतराव चव्हाण को जब मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद बहुत तेजी से, ये पब्लिकली नहीं हुआ, ये बहुत सीक्रेटली हुआ और बड़े पैमाने पर ये बात हुई। जब बड़े पैमाने पर ये बात हुई तो ये डिस्टिंक्टली दो अलग अलग हो गए। जो महाराष्ट्र का ओबीसी है उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं। खास बात बताता हूं आपको एक बात, मंडल कमीशन में जिन कुणबी लोगों ने मेमोरेंडम दिया उसको मंडल कमीशन ने स्वीकार किया कि ओके ठीक है, कुणबी को हम ओबीसी के तौर पर स्वीकार करते हैं और जो दूसरे कुणबी छोड़कर जो ओबीसी लोग हैं उनको भी कुणबियों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई भी ओबीसी आदमी कुणबी लोगों को आरक्षण क्यों दे रहे हैं वो एक भी आदमी नहीं कह रहा है। क्यों बड़े साहब है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है। वही बात मराठा के लिए आता है तो वो उसका विरोध करता है। बहुत खास बात बता रहा हूं, ये नोंद करने वाली बात जो है, जो ओबीसी विरोध कर रहा है कि मराठा को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए या ओबीसी की लिस्ट में नहीं लाना चाहिए, वो ओबीसी कुणबी लोग पहले से ही जिनसे मराठा बना और जितने भी मराठा लोग बने सारे रेवनी रिकॉर्ड में आज भी 100% रेवनी रिकॉर्ड में कुणबी है। एक बहुत और खास बात बताता हूं, कुणबी है। दूसरी और एक बहुत खास बात बताता हूं कि कुणबी की, मराठी में कुणबी की बोलते हैं, कुणबी की करना मतलब खेती करना। तो मराठा लोग क्या करते कुमार, कुणबी की करते, जाति से मराठा है मगर क्या करते हैं, जो पेशा है उनका कुणबी की का पेशा है। पेशा जो है जिससे जाति बहुत जगह बनाई जाती है वो पेशा वही है, कुणबी की का ही पेशा है। बड़ा साहब आपका क्या है बाप दादे का पेशा? खेती। ये भी खेती ही करते हैं। इनको भी खेती, बाप दादा की खेती जो है इनको भी खेती ही करना पड़ता है, खेती करते हैं। मगर जाति की जो उत्तराखंड है उस उत्तराखंड में मराठा केवल एक जाति से नीचे है, बाकी सबसे ऊपर है। वो एक कौन सी जाति है? वो है कायस्थ। मराठा से ऊपर केवल एक ही जाति है, वो है कायस्थ। बाकी महाराष्ट्र की 272 मंडल कमीशन के अनुसार जो जातियां है वो सारी की सारी उसके नीचे। ये हवा देने का काम किया ब्राह्मणों ने, इसको हवा देने का काम किया। ब्राह्मणों ने कुणबी से मराठा बनाया, इतना ही नहीं किया, कुणबी से मराठा बनाया, उसको प्रमोट किया और जो मराठा बना उसमें से मराठा बनने के बाद उसको क्षत्रिय बनाने की दिशा में भी उन्होंने एक किया। और क्षत्रिय बनाने के लिए क्या काम किया? दो काम किया। नंबर एक, देखिए अभी आप जो नाम है जैसे प्रवीण गायकवाड़ है, ये बराबर पूरा नहीं है, ये क्षेत्रीयकरण नहीं होता है प्रवीण गायकवाड़ से। प्रवीण सिंह गायकवाड़, इसको क्या करो,
पाटिल साहब अलग है, लक्षात देना लगा, प्रवीण सिंह, विजय यादव, मैं अभी वो बोलने वाला था, मैं विजय सिंह मोहिते पाटिल, अभी सिंह लगा तो कुणबी से पहले मराठा बनाया, फिर उतने पर ही ब्राह्मण रुके नहीं रहे, मराठा के बाद उन्होंने उनका क्षत्रियकरण करना शुरू कर दिया, बहुत सोच समझ कर करना शुरू कर दिया। उसके पीछे मकसद क्या था कि वर्ण व्यवस्था में, महाराष्ट्र में अगर वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था को बचाना है तो अकेला ब्राह्मण, वहां महाराष्ट्र में क्षत्रिय है ही नहीं। महाराष्ट्र में जो ट्रेडिशनल राजपूत नाम का जो नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेप्ट है क्षत्रिय का, वो महाराष्ट्र में है ही नहीं। तो ब्राह्मण को अकेले ही वर्ण व्यवस्था को बचाना पड़ता है, उनके बचाने के लिए कोई क्षत्रिय वर्ण का आदमी है ही नहीं इधर। तो इन्होंने उसको हवा पानी देने का काम किया और फिर कुछ लोग जो है अभी उन्होंने सिंह लिखना शुरू कर दिया। यानी क्या हुआ, यानी कुणबी से मराठा बना और ऊपर, यानी ऊपर से ऊपर घूम रहा है ऊपर, और आरक्षण के लिए नीचे जाना पड़ता है, ऊपर नहीं। मतलब मैं आपको ये संकट क्या है ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि आरक्षण के लिए आपको सिद्ध करना पड़ता है नीचे आने, मैं पिछड़ा हूं, नीचे हूं, मगर ये जो अपग्रेडेशन जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वजह से मराठा लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ। ये ब्राह्मणों के योजनाबद्ध तरीके के प्रयास से ऐसा हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक करने के समय में उनको क्षत्रिय बताने का मामला आया था, तब इसका राज्याभिषेक हो सकता है। तो बिहार में भी राजपूत थे, उत्तर प्रदेश में भी राजपूत थे, और राजस्थान में भी राजपूत थे, मध्य प्रदेश में भी राजपूत थे, मगर ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर राजस्थान के राजपूत के साथ उनको जोड़ा, सिसोदिया घराने के साथ। मैं आज ये मुद्दा पहली बार उद्घाटित कर रहा हूं। विलास है क्या, विलास? हाँ, विलास ने मुझे बताया कि एक अंग्रेज आदमी ने 3 बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, और वो बड़े बड़े ग्रंथ लिखकर ये सिद्ध किया सारे एविडेंस के साथ में कि राजस्थान के जो राजपूत है वो राजपूत नहीं है, राजस्थान के राजपूत ओरिजिनली नाग लोग हैं। बराबर है विलास? शिवाजी महाराज भी नाग है। और परंपरागत जो ज्ञान है ब्राह्मणों के पास में, वो जो उन्होंने लिखकर नहीं रखा वो उनको मालूम है। उनको मालूम है कि ये कौन है, ये नाग के बारे में भी उनको मालूम है। राजवाड़े ने बताया उनको ये नाग लोग है। राजस्थान के राजपूत जो है वो भी नाग है। अगर राजस्थान के राजपूत नाग है तो कुछ दिन पहले प्रोफेसर हरिवंश सिंह या ऐसा कुछ तो भी मातंग, क्या नाम है वो प्रोफेसर का जो लालू के साथ में था और बाद में मर गया, हाँ, रघुवंश सिंह, उसने एक बयान दिया था उसके मरने के पहले कि नीतीश कुमार को अफगानिस्तान में बुद्ध का जो अक्षय पात्र है वहाँ के म्यूजियम में, तो वो अक्षय पात्र जो अक्षय पात्र का मतलब जब बुद्ध भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगते थे 7 घर की, वो अक्षय पात्र जो है वो अफगानिस्तान के म्यूजियम में है। वो नीतीश कुमार को बिहार लाना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर ने ऐसा बयान दिया था। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों का तो अर्थ समझ में आता नहीं है। मैंने कहा ये बिहार का जो राजपूत है वो राजपूत वो अपने को बुद्ध के साथ जोड़ रहा है। समझते क्या बहुत खास बात दादा महाराज, वहां बिहार का जो राजपूत है वो ब्राह्मणों का जो राजनीति चल रही है बिहार में वो उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा है। वो अगर वो बीजेपी के साथ जाना भी चाहता है तो वो डायरेक्ट बीजेपी में जाने के बजाय नीतीश कुमार के साथ जाना चाहता है या लालू के साथ रहना चाहता है। तो उनको इंटरनली ये रियलाइजेशन है कि वो लोग बुद्धा के साथ रिलेटेड लोग हैं। तो बुद्धा के साथ रिलेटेड लोग हैं इसका मतलब नाग लोग हैं।
तो दो जगह का एविडेंस मिल रहा है, बिहार का और राजस्थान का। तो इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ब्राह्मणों ने इन लोगों को क्षत्रिय कहने के बजाय ब्राह्मणों ने इनको राजपूत क्यों कहा? क्योंकि नाग राजा थे। तो ये लोग राजा के पुत्र है, नाग ही तो राजा थे, नागों का ही तो राज था। ये जो मौर्य है, जिसके बारे में नवल वियोगी ने लिखा, दी नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ इंडिया, बड़ा पुरातत्व के आधार पर प्रमाणित किया हुआ है, तो कोई इनकार करने वाली बात नहीं है। तो उनका राज सारे देश पर था, अफगानिस्तान के रशिया के बॉर्डर तक। तो ये जो नाग लोग थे, ये सारे देश भर पर्सनल जाके तो वो मौर्य राज नहीं करता था, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे। वो नाग लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव बन करके वो जाते थे, वो राग करते थे, तो वो राजा थे। तो इनका राजस्थान में भी बहुत बड़े पैमाने पर संस्थानिक थे, वो सारे ज्यादा से ज्यादा नाग लोग ही थे, मतलब राजपूत लोग थे। तो राजपूत शब्द का जो दूसरा अर्थ है वो नाग ही है। अगर थोड़ा विश्लेषण करके समझाने की कोशिश करो तो ये पता चलेगा। तो मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक करने का समय आया, तब उन्होंने उनको क्षत्रिय घोषित करने की कोशिश की, और क्षत्रिय होने की वजह से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जा सकता है। तो उन्होंने राजस्थान के राजपूतों से जोड़ा, दूसरे राजपूतों से जोड़ा नहीं, क्योंकि वो बात जो है अंग्रेजों के द्वारा सिद्ध होकर के सामने आई थी। ये जानकारी ब्राह्मणों के पास थी कि तो नाग लोग है, और शिवाजी महाराज भी नाग है, तो ब्राह्मण को मालूम ही था। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब ये है कि ये मार्शल लोग हैं, क्षत्रिय नहीं है। तो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं कि इन मार्शल लोगों को उठाकर क्षत्रिय वर्ण का रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं, ताकि राज्य सत्ता के आधार पर ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की जो टूटी फूटी कड़ियां है, दोबारा आजाद भारत में केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने के बाद उस कड़ी को दोबारा जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये इतिहास, जो नई जानकारी सामने आ रही है, वो सारी बातें लोगों के सामने लिखित रूप से लिखा जाना चाहिए। और जब ये लिखित रूप से लिखा जाएगा, मैंने विलास को कहा भी है कि ये नाग लोगों का एक इतिहास पर किताब लिखा जाए और बातें सामने लाई जाए। उसके बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गए हैं। तो इससे सारे देश भर में राजपूत जो भारत में लोग हैं, उनके पास इतिहास चला जाएगा, जानकारी चली जाएगी कि वो ओरिजिनल उनका जो इतिहास है वो नाग लोगों का इतिहास है, और वो जुड़ता है उधर। तो उससे क्या होगा? तो बीच के पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी, तो विलास को पता है राजस्थान के राजपूत घराने के कुछ लोगों ने कहा था कि राम के साथ, खानदान के साथ हमारा संबंध है। तो जिन खानदान के लोगों ने ये कहा था वो राजपूत लोग थे, इसका मतलब है वो नाग लोग थे, वो बता रहे थे। और अभी जो नया रिसर्च जो अभी विलास खरात ने संगठित हिंसा के प्रतीक रामायण महाभारत, ये जो किताब अभी सामने आई, उसमें यह बताया गया कि जो दशरथ जातक है उसमें राम बोधिसत्व राम है। तो इसका मतलब ये है जो दशरथ जातक है, वो दशरथ जातक में दशरथ का जो पुत्र है राम, वो राम नहीं है, बोधिसत्व राम है, अरे बुद्धिस्ट है वो। तो बुद्धिस्ट है, तो फिर ब्राह्मणों ने क्या किया, उस राम को वहां से पिकअप किया, उठाया, जिसको भारत की प्रजा मानती थी, बड़े पैमाने पर मानती थी। लोक साहित्य, लोकगीत और लोक जीवन में जिसका प्रभाव था बोधिसत्व राम का जो प्रभाव था वो लोक जीवन में था। लोक जीवन का मतलब है कि वो लोगों के मुंह में, लोगों के दिमाग में वो बात प्रचलित थी, लोकप्रिय थी। तो ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि जो लोकप्रिय है और पहले से लोग जिसको मानते हैं,
बस उसी का ब्राह्मणाइजेशन करना है। अगर हम जिसको लोग मानते हैं उसके विरोध में खड़े हो जाए तो रिटेलिएशन होगा, बहुत बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन होगा, बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होगा। जो विरोध अल्पसंख्यक ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने दूसरी थियरी डेवलप की, ब्राह्मणाइजेशन। तो जो दशरथ जातक में राम है वो बोधिसत्व राम है, और फिर उस राम को पुष्यमित्र शुंग की हत्या करने के बाद 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जब अनुकूल राज आया तो ब्राह्मणों ने बहुत सारा नया साहित्य जो है लिखा, उसमें रामायण भी, महाभारत भी। अभी जो विलास ने जो नया किताब लिखा है संगठित हिंसा के प्रतीक, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए गए हैं और ऐसे अकाट्य प्रमाण दिए गए हैं कि रामायण में बहुत सारी रामायण जो है वो जातक कथाओं की चोरी करके लिखी गई है ब्राह्मणों ने, और महाभारत में बहुत सारी कथाएं जातक कथा से चुराकर, टोटल 500 साढ़े 500 जातक कथाएं हैं, और लगभग 50% कथाएं जो है जातक कथाएं रामायण महाभारत में एज इट इज जैसी की वैसी उपयोग में लाएगी। उस समय के ब्राह्मणों ने सोचा होगा तब इनको हम पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर रहे, इनको कहां पता चलने वाला है। ये तो भला हो अंग्रेजों का कि वो भारत में आए, भला हो अंग्रेजों का वो भारत में आए, और भारत में आने के बाद में फिर कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, और बात धीरे धीरे आगे बढ़ गई, और फिर लोगों को और पढ़ने का मौका मिल रहा है, ज़्यादा पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे रिसर्च किया है जो अंग्रेजी में है, तो ब्राह्मणों को मालूम है वो रिसर्च। अभी मैं ये प्रोपोगंडा करता था कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है, तो ये मेरी थियरी नहीं थी, तो बाबा साहब की थियरी थी कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है। तो अभी नया किताब आया अयोध्या, तो उस किताब को इस बात के लिए लिखा गया है कि कुछ लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की, वो हत्या करने वाला जो पुष्यमित्र शुंग है वही राम है। ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो गलत है, झूठा है। इसके लिए एक अभी नया किताब आया है, हम जो प्रचार कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए, कि ये जो लोग कह रहे हैं गलत है। अभी वो किताब मैंने मंगाया है, देखते हैं उसमें क्या है, क्योंकि ब्राह्मणों का सारा जो खेल चल रहा है वो सब उधारी पर चल रहा है। तो हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, वो उधारी पर कोई दुकान चलता नहीं है, ऐसा कुछ तो भी कहावत है, उधारी का दुकान जो है वो चलता नहीं है, ऐसा कुछ तो भी है। तो ये ब्राह्मणों के जो उधारी पर चलने वाला, केवल उधारी पर ही नहीं, रामायण और महाभारत जो है वो चोरी करके लिखा गया है। हम पहले कहते थे कि ये जो रामायण और महाभारत है ये इसमें युद्ध है, हिंसा है, हत्या है, धोखाधड़ी है, विश्वासघात है, इसको धर्म ग्रंथ कैसे कहा? पहले हम ऐसा कहते थे। मगर अभी जो जानकारी मिली वो जानकारी ये है कि रामायण और महाभारत जो बहुत पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं ब्राह्मणों ने, वो चोरी करके, जातक कथाओं की चोरी करके लिखा गया। और विलास ने वो कौन से जातक कथाओं का कौन से जगह पर ब्राह्मणों ने यूज किया रामायण में और महाभारत में, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है अभी जो नई किताब उन्होंने पब्लिश की उसमें आई है, अभी आई है, वो ज्यादा दिन नहीं हुए। और चूंकि वो सारा डॉक्यूमेंट्री है, कौन सी कथा का उन्होंने कहां कैसे उपयोग किया, एक दो कथा का उपयोग नहीं किया, लगभग मतलब 50% कथाओं का उन्होंने उपयोग किया और उसका ब्राह्मणाइजेशन करने की कोशिश की। तो ये दशरथ जातक मतलब रामायण में भी उसके बाप का नाम दशरथ ही है, राम के बाप का नाम।
और दशरथ जातक जो है उसमें भी उसके बाप का नाम दशरथ ही है, और उसका बेटा जो है राम है। और ये जो रामायण जिसका ब्राह्मणाइजेशन किया गया उसका फिजिकल एविडेंस नहीं है। ये जो रामायण है उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। ब्राह्मणों के सामने भी संकट था कि इसका फिजिकल एविडेंस बताएंगे तो सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा, ये ना खुले, इसके लिए उन्होंने लास्ट में क्या किया कि वो शरयू नदी में डूबकर राम मर गए, इसलिए कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा बता दिया अपना बचाव करने के लिए। लोग पूछ रहे भाई समाधि कहाँ राम की, कहा कि नहीं वो तो नदी में। अरे वो इतना महाबली रावण से लड़ने वाला आदमी नदी में डूब गए, यार लॉजिकल नहीं लगता है? मतलब तैरने की जो बात है, और जो राजा बनता है उसको कहते हैं कि उसको बहुत सारा विद्या का ज्ञान होता है, जिसमें नदी में तैरने का और तीर चलाने का, हथियार चलाने का, घुड़सवारी करने का, और बहुत सारा ज्ञान उसके पास होता है, क्योंकि लड़ने के लिए पता नहीं कब कौन से नदी को पार करके जाना पड़े, तो इसलिए उसको बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है राजा बनने के पहले। तो फिर ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि राम को मतलब वो नदी में उसको तैरने का ज्ञान नहीं था, वो नदी में डूबकर मर गया? क्योंकि अगर उसका एविडेंस बताने का मामला आया तो एविडेंस बताने की वजह से पोल पट्टी खुल सकती है, वो इसलिए वो गायब कर दिया। दूसरी बात, जैसे राम का उन्होंने कुछ नहीं बताया, वैसे सीता का भी, सीता का हल चलाते चलाते जनक को जमीन में हल चला रहा है, हल चलाते चलाते जमीन में मिल गई सीता, यही बताया दादा महाराज। और फिर मृत्यु कैसा हुआ? नहीं, फिर वो दुखी होकर फिर जमीन फट गई उसके अंदर, फिर जमीन से ही निकली थी और जमीन में ही चली गई। तो सत्यशोधक कॉमरेड पाटिल ने सीता के बारे में लिखा कि सीता को भारत के एंशियन इंडियन हिस्ट्री में, प्राच्य विद्या में सीता को भूमाता कहते हैं। तो मैं वैदेही एक अलग नाम है, जानकी भी बोलते हैं, जनक की बेटी, इसलिए जैसे बहुत सारे नाम बनाने वाली बातें हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये, क्योंकि जानकी है या वैदेही है, विदेह की रहने वाली, तो वो इसकी वजह से पढ़ा, मगर उसका डीएनए जनक के साथ नहीं है, डीएनए उसका जमीन के साथ है, जमीन से निकली जमीन में चली गई, तो जमीन के साथ संबंध है। इसलिए कॉमरेड पाटिल कहते हैं कि ये भूमाता है। तो मेरे पास एक मेरा अपना निजी तजर्बा है। मेरी माँ कपास की फसल, पाटिल साहब, कपास की फसल खेती से अब दूसरे दिन, अगले दिन वो कपास निकालना है और मजदूर लगाने हैं, तो एक दिन पहले मेरी माँ जो है वो खेती में, मुझे बड़ा लड़का है, उसकी मान्यता थी कि वो पूजा करने के लिए बड़ा लड़का चाहिए, तो मैं बड़ा लड़का था तो वो मुझे खेती में लेके जाती थी। और कपासी का जो झाड़ होता था उसके नीचे वाला जो जमीन से लगा हुआ सटा हुआ जो एरिया है, वहां पर दही रखकर, वो खास प्रकार की पूजा, मैंने ऐसी पूजा देखा ही नहीं किसी पूजा में दही का उपयोग जो है, पाटिल साहब, दही रखकर वो पूजा होती थी। तो मैं उस समय पूछा था मेरी माँ को कि ये क्या है, तो उसने मुझे कहा कि ये सीता पूजा है। ऐसा मेरी माँ ने मुझे कहा कि ये सीता पूजा है। तो मैं सीता पूजा, तो मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। तो कॉमरेड पाटिल की जब किताब पढ़ी कि सीता भूमाता है, तो मेरी माँ उस जमीन की पूजा कर रही थी, तो इसका मतलब वो जमीन यानी भूमाता है। तो सीता का और कोई मीनिंग नहीं है, सीता का कोई भौतिक एविडेंस नहीं है, सीता कोई जीव नहीं है, सीता क्या है? ये जमीन है, भूमाता है। जैसे भारत का जो किसान है, वो किसान जो अपनी जमीन के साथ इतना इमोशनली जुड़ा है कि वो अपनी जमीन किसी को मजबूरी में ही बेचता है, देता नहीं किसी को, और उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है, उसके लिए हत्याएं हो जाती है, बहुत सारी बातें हैं।
तो मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि सीता का भी जैसे राम की तरह कोई भौतिक एविडेंस नहीं है। रामायण के अंदर का राम, उसका भौतिक एविडेंस नहीं, और सीता का भी कोई भौतिक एविडेंस नहीं, दोनों का। इस तरह से ये बात प्रमाणित की जा सकती है कि ये कहीं ना कहीं से आई हुई बात है। तो एक एविडेंस ये है कि लिखित रूप से अवेलेबल है, दशरथ जातक से चुराकर ये सारी कथा बनाई गई है रामायण की, ऐसा अभी सारे एविडेंस के साथ ये बात आई है। तो रामायण की जो मूल कथा है, जिसको बीज कथा बोलते हैं, रामायण की जो बीज कथा है वो दशरथ जातक है। दशरथ जातक, बीज कथा का मतलब है ओरिजिनल जिस कथा की चोरी करके लिखा गया। खास शब्द है बीज कथा, यानी बी से बीज, बीज है ना, बीज शब्द, जैसे कुंभी में भी एक बीज शब्द आता है। तो इस तरह से ये हिस्टोरिकल बातें हैं बहुत सारी जो हमारे इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे भी ये बात प्रमाणित हो जाती है कि जो दशरथ जातक का जो राम है उसका संबंध भी नाग के साथ है, मगर जो रामायण के अंदर नाम है उसका संबंध जो है ब्राह्मणाइजेशन करने की वजह से वो दूसरे तरफ दिखाते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये दशरथ जातक से चुराई हुई कथा है। और दशरथ जातक में एक विशेष बात है, दशरथ जातक में सीता भी है, मगर दशरथ जातक में सीता राम की बहन है। दशरथ जातक में सीता भी है, हाँ, मतलब वो कथा है उसमें। तो इस वजह से अगर हम लोग कोशिश करें और जानने और समझने की कोशिश करें और आम आदमी को बताने की कोशिश करें, मैं ये बात जो मराठा रिजर्वेशन के रेफरेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि ये समस्या ही इसी वजह से पैदा हुई कि मराठा लोगों को रिजर्वेशन की जो आवश्यकता है दिया जाना चाहिए, मगर वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो इतिहास से उनको काटा गया, इतिहास से काटा गया, फिर कुंभी से मराठा बनाया गया, मराठा से क्षत्रिय बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये मराठा जाति के लोगों को जानना होगा और जानने के आधार पर एक बड़ा जागरण अभियान मराठा लोगों के अंदर चलाना होगा और उनको अपने जड़ों के तरफ ले जाने की कोशिश करनी होगी। ये आरक्षण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला है, उससे बड़ा इतिहास बदलेगा, बड़ी परिवर्तन होगा, ऐसा काम किया जाना चाहिए। तो इससे जो ब्राह्मणाइजेशन मराठा लोगों का करने की कोशिश की गई है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है और उससे बहुत बड़े पैमाने पर मानसिकता में परिवर्तन होगा, तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें ओबीसी को एक नया नाम दिया, उस नए नाम, वो नया नाम क्या है, एससीबीसी। तो फडणवीस ने क्या किया, फडणवीस क्या बोला, खबरदार ओबीसी में अगर मराठा को आपने डाला तो, फडणवीस ऐसा बोल रहे, मगर फडणवीस ने मराठा को ओबीसी में डाला, क्योंकि जो एससीबीसी शब्द है दादा महाराज, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सावंत साहब ने एससीबीसी शब्द लिखा, तो एससीबीसी, एस सोशली, ई एजुकेशनली, बीसी बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, ओबीसी का नया नाम है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एससीबीसी। तो फडणवीस ने क्या किया, ओबीसी के ही लिस्ट में डाला और वो अभी कह क्या रहा है, खबरदार अगर मराठा लोगों को ओबीसी के अंदर डाला गया और ओबीसी के अधिकारों पर अतिक्रमण किया, खबरदार। मराठा को भी मूर्ख बनाया, और मराठा को मूर्ख कैसे बनाया कि वो एससीबीसी के नाम पर एक इंडिविजुअल जाति को अलग से बोलते, नहीं नहीं हमने नहीं डाला, ओबीसी में ही डाला, ओबीसी में डालकर एक अकेला मराठा निकालकर कहा उसके लिए 12%, उसके लिए 12%। एक सिंगल जाति को
रिजर्वेशन देने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है। एक जाति को नहीं दिया जा सकता। इससे क्या होगा? जाति व्यवस्था मजबूत करने का काम होगा। तो भारत का संविधान इसके लिए अनुकूल नहीं है। इस वजह से एससीबीसी के नाम पर मराठा लोगों को रिजर्वेशन मिलने की संभावना कम है। मगर ये सारा षड्यंत्र फडणवीस ने किया। खबरदार ओबीसी में डाला था, यानी ओबीसी को अपने साथ जोड़े रखने के लिए, ओबीसी को पता नहीं चलने दिया। अभी जो भुजबळ साहब है, भुजबळ साहब भी है, वो भी कहते हैं की मराठ्यांना मी रिझर्वेशन देण्याच्या विरोधामध्ये नहीं आहोत, मराठा को रिजर्वेशन दिया जाए, हम उसके विरोध में नहीं है, मगर ओबीसी में उनको ना दिया जाए। उनको भी मालूम है कि ओबीसी में डाले बगैर मिलने वाला नहीं है, तो काय को विरोध करने का? देव बोलने का, देने वाले है नहीं, देने का अधिकार बामन के पास है, वो देने वाले है नहीं, मालूम है, क्योंकि उनको सारा डाटा प्रोवाइड करने वाले हरिभाऊ है, हरिभाऊ को सब मालूम है, एससीबीसी का अर्थ भी हरिभाऊ को मालूम है। तो एससीबीसी जो शब्द है वो ओबीसी ही है, तो मराठा को ओबीसी की लिस्ट में डाला गया है और एक अकेले उनको देने की बात कही गई है, इसको नहीं दिया जा सकता। तो एक साथ क्या किया फडणवीस ने, ये 1.5% ब्राह्मण है महाराष्ट्र में, ओबीसी का भी समर्थन मिलना चाहिए, मराठा का भी समर्थन मिलना चाहिए, और अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य होकर राज्य सत्ता में काबिज होना चाहिए। ओबीसी भी नाराज नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं हमने कहा दिया तुम्हारा ओबीसी के अंदर, वो तो अलग कर दिया। अब अलग कर दिया तो ओबीसी खुश। अब ओबीसी जो है खुश, ओबीसी उनके साथ में, मराठा इसलिए खुश कि हमको उन्होंने दे दिया, एससीबीसी का दिया, बीसी ओबीसी का कहा दिया, एससीबीसी का दिया। वो तो हम लोगों को पता है सारी कहानी कैसे होगा। ये रिजर्वेशन हासिल करने का एक ही तरीका है, वो है इंटरमीडिएटरी कास्ट। मराठा ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, और मराठा ओबीसी भी नहीं है अगर हालात के अनुसार, तो वो इंटरमीडिएटरी कम्युनिटी में आता है। तो देश में ऐसी बहुत सारी इंटरमीडिएटरी कम्युनिटी है, उन सब लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए और उन सब लोगों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रिजर्वेशन देकर डेमोक्रेसी को क्या किया जाए कि प्रातिनिधिक डेमोक्रेसी बनाई जाए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाई जाए। केवल ब्राह्मणों का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी रखने के बजाय उसमें ये भी लोग होने चाहिए, और ओबीसी के भी लोग होने चाहिए, एससी एसटी के भी होने चाहिए, नॉमिडिक टाइप के भी होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि भारत की जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी का लोकतांत्रिकरण होगा। लोकतांत्रिकरण करना बहुत जरूरी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाया जाना जरूरी है। डेमोक्रेसी फंडामेंटली रिप्रेजेंटेटिव ही होती है, विदाउट रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी होती ही नहीं है। मगर यहां ये खबरदारी ली गई है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए मगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने ये सारा खेल खेला, और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, सही और सच्चे प्रतिनिधित्व की, तो गांधी ने इसका विरोध किया। गांधी को आज़ादी भी चाहिए थी, गांधी जी को डेमोक्रेसी भी चाहिए थी, मगर डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए थी। ये सारा इस वजह से ये सारी समस्या पैदा हुई है। तो इसलिए इसका मराठा लोगों को रिजर्वेशन मिल सकता है, वो मिलने का एक ही तरीका है, वो इंटरमीडिएटरी कम्युनिटी के अंदर डालकर, केवल एक मराठा को नहीं तो सारे देश के अंदर ऐसी जातियां ढूंढी जाए जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, तो उसमें कायस्थ भी शामिल हो जाएगा, कायस्थ भी शामिल हो जाएगा। और पहले रिकमेंडेशन में कायस्थ भी शामिल है, कायस्थों को भी रिकमेंडेशन किया गया है। पहला जो ये है उसमें कायस्थों का भी नाम है, कालेलकर के कमीशन में है। तो इस तरह से ये बात हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत
जिनको मराठा लोगों को पहले इनकार किया था, अभी उनको उन्होंने उसमें फैसिलिटी देने का निर्णय किया। तो इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि उनको अंदरूनी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है 29 जनवरी को जो बहस होगी उसमें मिलने वाला नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी लोग मराठा को भड़का सकते हैं। तो इसलिए उनको शांत करना ज़रूरी है। और कांग्रेस के राजनीति के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में मराठा लोगों को डालना ये ब्राह्मणों की राजनीति के लिए अनुकूल है, क्योंकि इससे ब्राह्मणवाद कमज़ोर नहीं होगा। उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा मगर ब्राह्मणवाद कमज़ोर भी नहीं होगा। ये दोनों बातें साध्य हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो ये लोग कर रहे हैं, ये एक बात दिखाई देती है।